तो दोस्तों, एक और नया दिन, एक नया किस्सा, नई कहानी। मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आपके सामने अपनी चैनल बलजीत परमार पर यू लेके। आज आपको लेके चलेंगे गोवा में, जहाँ पे 91 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें सरकार का मुकाबला कस्टम के साथ हुआ। स्मगलर्स का मुकाबला, और पुलिस एक तरफ, और एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर जिसने सोने की स्मगलिंग को पकड़ने की जरूरत की, हिम्मत की, वो अकेला एक तरफ। बात 1991 की है, 1991। मिस्टर दया शंकर, जिनका जिक्र मैं अपने बहुत सारी वीडियोस में कर चुका हूँ, पहले भी उनकी पोस्टिंग गोवा में हुई हुई थी, और उनके बारे में जो मशहूर था कि वहाँ जाते थे, वहाँ स्मगलिंग बंद हो जाती थी। लेकिन जो लोकल स्मगलर थे गोवा के, जिनमें सबसे बड़ा स्मगलर उस ज़माने में जो चर्चिल फैमिली के कुछ लोग थे, जो वहाँ की एक तरह से रॉयल फैमिली कही जाती है। जो चर्चिल अलेमाओ था, वो गोवा का चीफ मिनिस्टर भी रहा था कुछ देर, और उसके 4-5 भाई थे जो सब हट्टे कट्टे और बड़े अजीब किस्म के आदमी, जिनको ताकत का नशा, पैसे का नशा, पॉलिटिकल पैटर्नेज, तो इस किस्म के वो काम करते थे। और कुदरती उनके नाम भी उनके माँ बाप ने ऐसे रखे थे जैसे दुनिया भर के बड़े आदमी सिर्फ उसी घर में पैदा होते हैं। सबसे बड़े का नाम चर्चिल। चर्चिल आपको मालूम है इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। दूसरे का नाम अल्बरनास, जो एक ज़माने में पुर्तगाल का राजा था। इसी तरह एक का नाम कैनेडी, उनकी एक सिस्टर थी, उसका नाम एलिजाबेथ। तो इस तरह से बड़े बड़े नाम घर के सब बच्चों के रखे हुए, और बचपन से वो अपने आप को बड़े आदमी समझते थे। और वो दौर था जब स्मगलिंग अपने ज़ोरों पे थी। मुंबई का कोस्ट, श्रीवर्धन का कोस्ट, गोवा, उसके नीचे मालाबार, उसके नीचे केरला, तो हर तरफ, और गुजरात कोस्ट, वलसाड़ और ये एरिया। तो वहाँ पे 91 में ब्लास्ट के 2 साल पहले तक इतने ज़ोरों से स्मगलिंग हुई, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है, हमारी एजेंसी सोचती थी कि कहीं जो 93 के ब्लास्ट की जो तैयारी हो रही होगी पहले से, उसको कहीं ना कहीं फाइनेंस करने की एक जो कवायद थी, वो पाकिस्तान की ISI ने शुरू कर दी थी। अपने लोगों के पास पैसा पहुंचा के रखो। और गोल्ड स्मगलिंग जो थी, बेसिकली उस ज़माने में 18 से 20% प्रॉफिट मिलता था गोल्ड के कीमत के ऊपर, इंटरनेशनल प्राइसेस में और हिंदुस्तान की प्राइसेस में इतना फ़र्क था। तो गोल्ड स्मगलिंग बेसिकली वाज यूज्ड टू फाइनेंस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइज गैंग्स। इसको सब हमारी एजेंसी मानती थी। तो उसको देखते हुए, क्योंकि दयाशंकर ने उसके पहले वलसाड़ में और मुंबई में स्मगलिंग पे काफ़ी कंट्रोल रखा हुआ था, तो सरकार ने फैसला किया कि गोवा कोस्ट जो है वो काफ़ी गर्म है, तो दयाशंकर की बदली वहाँ की जाए। तो दयाशंकर के वहाँ गोवा में ज्वाइन करने के थोड़े दिनों के बाद एक बहुत बड़ी एक लैंडिंग होती है गोवा में। फुटार्डो बीच वहाँ पे है, जो समुद्र के किनारे पे लोगों के बगले बने हुए हैं बड़े बड़े। तो स्मगलर्स ने ये सोना मंगवाने की और लैंडिंग करने की तैयारी बहुत महीने पहले से कर रखी थी, क्योंकि जब हाई सीज से सोना दुबई से आता है तो बड़े जहाज़ों में आता है, और ये उसको फिर कोस्ट के नज़दीक आके शांत पानी में छोटी बोट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और वो छोटी बोट उसको लेके समुद्र के किनारे लैंडिंग के लिए लेके आती है। तो ये एक उनका तरकीब, एक सिस्टम स्मगलिंग का था। और वहाँ पे फतार्डो में एक बगला ऐसा था जिसके अंदर तक समुंदर का पानी हाई टाइड में आ जाता था। वो बनाया इस तरीके से गया था। वो भी अपने ज़माने के एक बहुत बड़े नामचीन स्मगलर का बगला था। मैं अभी नाम नहीं लूँगा कि कुछ शख्स का नाम इस केस में भी आया था, लेकिन सबूतों की वजह से वो उसका नाम नहीं आगे बढ़ पाया। तो एक खबर आई कस्टम के पास, एक बहुत बड़ी लैंडिंग जो है सोने की वो होने वाली है। तो दयाशंकर नए नए थे गोवा में, उन्होंने अपने 3-4 ऑफिसर, जो बड़ी मुश्किल होता है ईमानदार ऑफिसर ढूंढने एंटी स्मगलिंग के एरियाज़ में, तो उनमें से एक ऑफिसर था कस्ताव फर्नांडिस। तो वो उस समय प्रिवेंटिव ऑफिसर था। कस्ताव के बारे में बता दूं कि वो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग था। जूडो का, कराटे का वो ब्लैक बेल्ट था। उसके साथ और भी जो उसके साथ रिलेटेड मार्शल आर्ट्स के जो तौर तरीके होते हैं, और छोटा एक नाइफ होता है, लकड़ी का हैंडल होता है, बीच में चाकू, तो हाथ में ऐसे पकड़ लो तो यहाँ उसका जो 2-2.5 इंच का चाकू बाहर रहता है,
वो सेल्फ डिफेंस के लिए होता है कि उसके मारने से आदमी मरता तो कम है, अनलेस कि कहीं वो वाइटल ऑर्गन पे कहीं वो लग जाए तो। अदरवाइज़ वो जो चाकू है वो सेल्फ डिफेंस के लिए ही रखा जाता है, क्योंकि उसकी ग्रिप हाथ में ऐसी बन जाती है कि वो हाथ से निकलता नहीं, छीना नहीं जा सकता। खैर, तो इसका जिक्र आएगा आगे वाली कहानी में। तो खबर आई कस्टम के पास 15 मई की शाम को कि एक बहुत बड़ी लैंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं इस एरिया में हो चुकी है। अब वो कहाँ लैंडिंग हुई है वो ढूंढना बहुत बड़ी चुनौती थी कस्टम के पास। और ख़बर ये थी कि 1.5 टन सोना, 1.5 टन का मतलब 1500 किलो सोना, मतलब 1500 सोने की जैकेट्स। एक जैकेट में 100 के करीब, 98 के करीब बिस्कुट होते हैं। तो इतनी जो उसकी कीमत उस समय में 150 टन की तकरीबन 60 करोड़ के करीब कीमत उस समय पे उसकी थी। तो 60 करोड़ का सोना जो है वो लैंड हो गया, और अब उसको ढूंढना है, उसका सीजर करना है। उसके लिए कस्टम के ऑफिसर अलग-अलग एरियाज़ में पूरे कोस्ट पे अपना हुलिया बदल के, भेष बदल के अपने सोर्सेज से इसकी तहकीकात कर रहे हैं। हुआ ये कि 16 तारीख को नेक्स्ट डे जब ये कर रहे थे तो कस्ताओ फर्नांडिस को खबर मिली कि एक कंटेसा गाड़ी फलां जगह से निकलेगी और वो उसकी डिक्की में सोने की एक बड़ी खेप होगी। कोई 150-200 किलो सोना जो है वो उसमें से ट्रांसफ़र किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। तो कस्ताव फर्नांडिस ने उस पर निगाह रखी, उस इलाके पे अपने मोटरसाइकिल पे, और हेलमेट पहनी हुई। बहुत मई के महीने में बहुत गर्मी होती है और पैडी फील्ड वहाँ पे लगे होते हैं गोवा में, तो उसमें पानी भरा होता है, लेकिन ओवरऑल जो ह्यूमिडिटी जो समुंदर के किनारे पे होती है वो बहुत किलिंग होती है। तो उस गर्मी में सर पे हेलमेट लेके कि इसको कोई पहचाने नहीं, तो अपने बाइक पे एक कस्ताव फर्नांडिस ने उस जो गाड़ी इसने एक आते देखी वाइट कलर की कंटेसा गाड़ी उस समय हुआ करती थी, एम्बेसडर वालों ने बनाई थी। उसका नंबर था 4567 GA समथिंग 4567। तो ये बड़ा VIP नंबर था, रनिंग नंबर 4 5 6 7। तो वो गाड़ी इसको थोड़ी, क्योंकि इतने दिनों से जगह रखी हुई थी, तो उसने पहले भी ये गाड़ी की मूवमेंट वहाँ नोट की हुई थी। उसको मालूम था ये गाड़ी जो है चर्चिल फैमिली को बिलोंग करती है, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने थोड़ा आगे जाके जब मेन रोड पे गाड़ी आई, वारका एक टाउन है, छोटा सा कस्बा है, तो वारका के नज़दीक वो थोड़ा रिहायशी इलाका भी था, सड़क के पास रहने के घर थे, और दूसरी तरफ एक 50 गज की दूरी पे एक बड़ा कार रिपेयर गराज भी था। तो वहाँ पे जाके उसने वो गाड़ी के साथ उसने देखा कि डिक्की जो है गाड़ी की काफ़ी दबी हुई है। काफ़ी दबी हुई का मतलब ये था कि डिक्की में भारी सामान है। और आपको मालूम होगा कि गोल्ड जो है वो उसका जो वेट होता है, वो उसका जो मास वेट है बहुत अपने वेट से भी ज़्यादा होता है। तो आप, मैंने कई बार बोला है कि आप 20 किलो का बैग लेके आराम से चल सकते हो, लेकिन 5 किलो सोने की ब्रिक हाथ में पकड़ के थैले में डाल के आप सीधे नहीं चल सकोगे। आपको बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि सोने का मास वेट बहुत होता है। तो इसका कस्ताव फर्नांडिस को जो शक था उसका सही था। उसे लगा कि जो डिक्की जो इतनी दबी हुई है नीचे, और जो टायर हैं गाड़ी के वो भी थोड़ा दबे हुए हैं, इसका मतलब काफ़ी हैवी सामान उस गाड़ी में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसने देखा है गाड़ी एक ही आदमी चला रहा है, जो इसको उसकी पीठ से मालूम नहीं पड़ा कि आदमी कौन हो सकता है। तो इसने बार बार मोटरसाइकिल गाड़ी के बराबर लगा के वो चलाने वाले आदमी को बोला, बार बार शाउट करके, कि गाड़ी रोको, मैं कस्टम का ऑफिसर हूँ, मुझे आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। मैं आपका दोस्त हूँ, आपका दुश्मन नहीं हूँ, तो आप गाड़ी रोकिए, मुझे इसकी तलाशी लेनी है। उसने नहीं माना और गाड़ी और इधर उधर करते, मोटरसाइकिल को अवॉइड करते हुए वो आदमी गाड़ी चलाता रहा। जैसे ही वारका के पास गाड़ी पहुंची, कस्ताव फर्नांडिस ने अपना मोटरसाइकिल गाड़ी के आगे लगाया, और उस ड्राइवर को मजबूरी से बहुत ज़बरदस्त ब्रेक लगानी पड़ी। जिस ब्रेक की आवाज़ सुन के आसपास रहने वाले लोग भी दरवाजे खोल के बाहर आ गए कि रोड पे क्या हुआ है कि इतनी ज़बरदस्त ब्रेक लगी है गाड़ी को। उस स्क्रीचिंग की जो आवाज़ आई, वो देख के लोग बाहर आए और लोग इकट्ठे होने शुरू हुए। देखा कि मोटरसाइकिल रोड पे गिरा हुआ है, और एक आदमी छलांग लगा के वो गाड़ी के अंदर घुसा,
कांच के अंदर से दरवाजे बंद थे, लेकिन कांच एक खुला था, खिड़की एक गाड़ी की, कंटेसा गाड़ी की। तो ये शख्स जो गाड़ी के अंदर घुसा उस खिड़की में से, वो और कोई नहीं, वो कराटे एक्सपर्ट और कस्टम का एक ईमानदार ऑफिसर कस्ताव फर्नांडिस था, जो बहुत फर्तीला था। तो उसने अंदर जाके जो देखा, तो जो गाड़ी चला रहा था वो चर्चिल एल माओ, जो गोवा का चीफ मिनिस्टर रह चुका था, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली, फुटबॉल का क्लब चलाते थे, चर्चिल क्लब, तो चर्चिल ब्रदर्स के नाम से। तो उसने उसको बोला, पहचान लिया, बोला अल्बरनास, उसका नाम अल्बरनास था। अल्बरनास, आप ये गाड़ी रोकिए, मैं तो आपको, मुझे जानते हो आप, मैं कस्टम का ऑफिसर हूँ और मुझे आपकी गाड़ी जो है वो कस्टम हाउस लेके जानी है। मुझे मालूम है इसमें स्मगलिंग का माल है, कॉन्ट्राबैंड है, तो आप मेरे साथ चलिए। वो गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं छोड़ रहा और उसने एक हाथ से जो उसका बायां हाथ था, अल्बरनास बहुत अट्टा कट्टा आदमी था, 6 फुटर था, उसने कस्ताव फर्नांडिस की गर्दन को इतनी बुरी तरह जकड़ा कि कस्ताव को सांस लेना मुश्किल हो गया। तब उस मूवमेंट एक कस्ताव ने अपना वो जो सेल्फ डिफेंस वाला कराटे नाइफ जो होता है वो निकाला और अल्बरनास के गले पे लगा दिया और उसको वार्निंग दी कि अगर तुमने मेरा गला नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे गले पे ये चाकू जो है वो अंदर घुसेड़ दूंगा। तो और इतने में जो लोग इकट्ठे हुए बाहर, उन्होंने भी देखा। उसमें 2 लोगों की गवाही जो है सुप्रीम कोर्ट तक वो गया केस। उसमें 2 लोगों ने क्लियरली बोला है कि हमने कस्ताव को ये कहते हुए सुना कि आप गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, मैं कस्टम का ऑफिसर हूँ। और उसने क्राउड को अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया था बाद में कि ये देखो मेरा आई कार्ड है, और उसने शाउट किया कि आप गाड़ी रोकिए। तो ये ऐसी गवाही मिली लोगों को। और उस चक्कर में वो जब कस्ताव की गर्दन की जकड़ जो थी वो अल्बरनास ने नहीं छोड़ी, तो उस कफल में वो जो छोटा सा चाकू था वो अल्बरनास की गर्दन में लगा और उसकी जो सांस की नाड़ी होती है, जो ब्रीदिंग पाइप जो हमारी होती है, वो कट गई और उसकी ब्लीडिंग शुरू हुई। वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होना शुरू हो गया। गाड़ी वहाँ पे रुकी। कस्ताव फर्नांडिस ने वो गाड़ी की चाबी निकाली, इग्निशन की, और डिक्की खोल के जब वो देखना शुरू किया तो उसमें बैटरी के जो अपने जो कार में बैटरी हम रखते हैं, वो काले रंग का खोल होता है, बड़ा मजबूत होता है वो। तो उसमें बड़ी बड़ी बैटरियों में सोने के बिस्कुट भरे हुए थे। तो कस्ताव ने वो डिक्की बंद की और इमीडिएटली तब तक क्राउड इकट्ठा हो गया। और जो चर्चिल ब्रदर के जो इनके कारिंदे थे, 3-4 गाड़ियां भर के, उसमें 20-25 लोग भर के पीछे आए वहाँ पे और गाड़ी को घेर लिया और कस्ताव को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा। वो पैडी फील्ड थे वहाँ पे, घुटनों तक पानी भरा हुआ, नीचे कच्ची मिट्टी, उसमें से भागता हुआ कस्ताव, क्योंकि ये मैंने बताया कि काफ़ी फिजिकली एजाइल था, मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट था, वो किसी तरह लोगों ने पीछा किया इसका काफ़ी दूर तक, लेकिन वो भाग के अपना किसी जगह पहुंच के वहाँ से दूसरे साधन से वो अब कस्टम हाउस पहुंचा और अपने ऑफिसर को जाके पूरा किस्सा बताया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, जो कस्ताव के लोग आए उनको चाहिए तो ये था कि जो इंजर्ड हुआ उसमें अल्बरनास पड़ा है, स्टीयरिंग व्हील पे ब्लीडिंग हो रही है, उस आदमी को निकाल के हॉस्पिटल लेके जाएं। किसी ने उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया कोई, बल्कि डिक्की खोल के उसमें जो सोना था वो ट्रांसफ़र करके दूसरी गाड़ियों में रखा। अब जैसे मैंने बताया गोल्ड का वेट बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअल वेट से, तो वो जब उठा के वो बैटरी दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र नहीं कर सके, उठाया नहीं जा रहा था किसी से वो बैटरी में, तो उन्होंने फिर वो बिस्कुट जो थे वो थोड़े थोड़े उठा उठा के दूसरी भाग भाग के गाड़ियों में ट्रांसफ़र किए और 4 खाली बैटरीज़ के जो खोल थे वो उस गाड़ी में रह गए। वो क्योंकि उसकी जब मुआयना हुआ गोवा में, कस्टम हाउस के सामने गाड़ी खड़ी थी, मैंने देखी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी अगले दिन। उसमें मैं भी बॉम्बे से स्पेशली गया, इतना बड़ा केस था। तो 17 तारीख को मैं भी पंजाब पहुंच गया था इंसिडेंट कवर करने के लिए अपने अखबार की तरफ से। तो खैर, तो वो लोगों ने सोना ट्रांसफ़र करने में लगे रहे। अल्बरनास को किसी ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। वो जो आधा घंटा वहाँ पे लगा इस चक्कर में, उसमें जब उसके बाद उसको लेके गए तो हॉस्पिटल पहुंच के वो ही वाज डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल। तो देखिए कितने लालच की लोगों को होता है कि आदमी मरता मरे,
लेकिन हमारा सोना कस्टम के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा केस गोवा में सेंसेशनल हो गया कि एक फॉरवर्ड एक्स चीफ मिनिस्टर के भाई को एक कस्टम वाले ने जान से मार दिया। ये बात कोई नहीं कर रहा था कि वो एक स्मगलर था, सोना लेके जा रहा था। कस्टम वाला तो अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये बात किसी लोकल अखबार ने नहीं लिखी। लोकल पुलिस इसके खिलाफ ये 2 दिन कस्ताव फर्नांडिस को पुलिस ने बोला कि वो अंडरग्राउंड था। एक्चुअली वो अंडरग्राउंड नहीं था। वो और उसके जो ऑफिसर थे वो इस तलाश में लगे हुए थे कि जो सोना वो डिक्की में से ट्रांसफ़र किया गया वो, और बाकी जो 1.5 टन की इतनी बड़ी जो खेप आई है गोल्ड की, वो कहाँ छुपा के रखी हुई है, उसको ढूंढने में सब लगे हुए थे। लेकिन तब तक स्मगलर भी काफ़ी अलर्ट हो गए थे। अल्बरनाज के मरने के बाद उनको और था कि अब सोना हाथ में नहीं आना चाहिए। अगर सोना पकड़ा गया तो अल्बरनाज का जो केस है वो मर्डर का नहीं होगा। तो वो इस किस्म की लीगल कार्रवाई के चक्कर में वो सोना जो था वो पहले खुर्द-बुर्द किया गया, और जो अल्बरनाज था वो उसके केस को मर्डर केस बताया गया। लोकल पुलिस ने मर्डर केस रजिस्टर किया। और हैरानी की बात देखिए कि चर्चिल ब्रदर्स का गोवा में इतना दबदबा था, इतनी दहशत थी कि कोई बड़ा काम का लोकल वकील कस्ताव फर्नांडिस का केस लेने को तैयार नहीं हुआ। तो जो दयाशंकर थे, मैंने बताया कई अपनी पीछे वाली वीडियोज़ में मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, छोटे भाई जैसे थे। तो उन्होंने मुझे बोला, जब मैं वहाँ पे था, गोवा में ही था, 17, 18, 19, 20 4 दिन मैं वहाँ पे था, तो कि बॉम्बे से कोई अच्छा वकील ढूंढिए, यहाँ का कोई वकील हमें मिल नहीं रहा है। मैं अपने ऑफिसर को इस तरह उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम नहीं लगने दूंगा, मैं इसको हर हालत में बचाऊंगा, इसकी कोई गलती नहीं है। तो मैं वहाँ से बॉम्बे वापस आया। श्री श्यामराव सामंत बहुत सीनियर एडवोकेट थे। उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी। काफ़ी सालों से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो वो बोले कि बेटा मेरी उम्र तो बहुत हो गई है, लेकिन मैं अब मेरी बेटी भी इक्वली कॉम्पिटेंट एडवोकेट है, तो मैं उसकी ड्यूटी लगाता हूँ, वो आपके साथ वो इस केस को लेगी, और हम इससे कोई पैसा नहीं लेंगे ये मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद। और वो लड़की और कोई नहीं थी, उनकी लड़की, उसका नाम था रंजना सामंत देसाई। ये वही रंजना सामंत देसाई है जो बाद में पंजाब बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट, उसकी जज रही, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की भी जज रही। तो ये लड़की ने हमारा केस अपने बाप के कहने पे उस केस को लड़ा, और उसके बाद एक लोकल एडवोकेट भी हमें मिले बाद में वहाँ पे। उनको वो भी बाद में गोवा के जज बने। तो बॉम्बे से रंजना सामंत देसाई 22 तारीख वाले दिन गोवा जाती थी, और वहाँ से उसको कस्टम की गाड़ी में लेके कोर्ट ले जाया जाता था। कस्टम के बॉडीगार्ड हुआ करते थे, लोकल पुलिस कोई उनको हेल्प नहीं करती थी। और उनके साथ जो उनकी असिस्टेंट थी पूनम, वो आपको मैं बता दूँ, हमारे जो मुंबई के पुलिस में रिटायर हुए बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर राकेश मारिया, उनकी छोटी बहन थी पूनम, वो रंजना की असिस्टेंट थी। तो जो दोनों लेडीज़ बॉम्बे से कस्ताव फर्नांडिस का केस लड़ने के लिए गोवा जाते थे, और खाली आने जाने का किराया लेते थे, और अपनी फ़ीस कोई नहीं लेते थे। तो अल्टीमेटली इनकी रंजना की वजह से, पूनम की वजह से, और लोकल जो खड्डे पारकर एडवोकेट बाद में जुड़े साथ में, इन तीनों की लड़ाई से कस्ताव फर्नांडिस का केस लड़ा गया। लेकिन उसको लोकल कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने उसको मर्डर का चार्ज लगा दिया। केस बाद में सीबीआई के पास भी गया, सीबीआई ने ये केस लड़ा। अल्टीमेटली 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कस्ताव फर्नांडिस को बरी किया। तो बेचारे की वो 5 साल की जदोजहद जो थी 91 से लेके 96 तक वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहा। अल्टीमेटली उसने गोवा से अपनी बदली बॉम्बे में करवा ली। यहाँ एयरपोर्ट पे काफ़ी देर रहा। तो अब रिटायर होने के बाद कस्ताव फर्नांडिस जो है वो अंधेरी में, मुंबई में अपना एक फिज़िकल फिटनेस सेंटर चला रहा है। इज़ वेरी हैप्पी। तो आज ही मेरी उससे सुबह बात हुई। तो 12 तारीख को जो हमारे मित्र थे दयाशंकर जी, उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उसकी भी हमने बातें की। उसने मुझे फ़ोटोग्राफ भी भेजी दयाशंकर जी की, जो गोवा के टाइम पे खींची गई थी। तो ये एक किस्सा मैं आपको गोवा के साथ जुड़ा हुआ सुनाना था।
आने वाले दिनों में कुछ और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।